नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काफी खास मेहमान जिनका नाम है अभिषेक रे। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। अभिषेक जी का परिचय मैं आपसे कराऊं उससे पहले इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अभिषेक रे संगीतकार हैं, गायक हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए काम किया है। पान सिंह तोमर, वेलकम बैक, साय बेबी गैंगस्टर, शागिर्द, ऐसी तमाम फिल्में। लेकिन इनका जो दूसरा पहलू है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है बाघों के संरक्षण को लेकर के। और उत्तराखंड में इन्होंने बहुत काम किया इसको लेकर के। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहता हूं और पहला सवाल भी यही है कि बाघों के संरक्षण की बात आपके जहन में कहां से आई? ये बोलना मुश्किल है। मुझे लगता है कुदरती तौर पे मैं दो फितरतों के साथ पैदा हुआ, जिसमें एक संगीत और फिल्में थी और दूसरी बात थी बिग कैट्स, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। और मेरी रुझान हमेशा से उस तरफ रहा है। और करीब 14-15 साल की उम्र से सरकारी बाघ गणना में मैं भाग लेना मैंने शुरू कर दिया। और मेरे एक गुरु थे उस वक्त, जीवी रेड्डी साहब, जिन्होंने मुझे टाइगर कंजर्वेशन पे इंट्रोड्यूस किया। और रणथंबोर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेंच, अलग अलग नेशनल पार्क्स में पोस्टिंग होती थी, जहां हमें एक निर्धारित वन क्षेत्र दे दिया जाता था। और हमारा काम ये था कि इस निर्धारित वन क्षेत्र में कितने टाइगर्स, लेपर्ड्स हैं, मादा, नर, बच्चे कितने हैं, ये सुनिश्चित करें और ये डेटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया जाए। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि ये डेटा कलेक्ट, आपने कहा कि 14 साल की उम्र से आप ये कर रहे हैं लगातार जी। तो अचानक से आपके जहन में, तो आपके तो बॉलीवुड के हैं, मैंने बहुत सारे सिंगरों को देखा है, वो अपना बॉलीवुड में रहते हैं, मस्त, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है जी। और मैंने देखा कि मुझे बताया गया कि आपने पूरी पूंजी, अपनी पूरी कमाई लगा दी जी। तो ये कैसे आपने सोचा कि अपनी पूरी पूंजी लगा दें उसमें बाघों के संरक्षण के लिए? बाघों के संरक्षण के लिए मैंने सिर्फ पूंजी नहीं लगाई, मैंने शादी भी नहीं की। क्योंकि मुझे लगता है एक परिवार पालने के साथ साथ ये करना नामुमकिन है, एक तरह का पागलपन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन दिनों जब टाइगर सेंसस में हम भाग लेते थे तो हमारे हाथ में सिर्फ एक लठ होता था, दूसरे हाथ में एक बैग। उस बैग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट हुआ करता था, जहां हमारा काम ये होता था कि सुबह से शाम तक 35-40 किलोमीटर जंगल में ट्रेकिंग करके ये सुनिश्चित करें कि बाघ कहाँ से गया है जी। और उसके पंजों का कास्ट ले, उसकी स्टेप, उसकी स्ट्राइड सब नाप करे और ये एस्टिमेट लगाए कि कितने टाइगर्स ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया में। ठीक है। और कई बार ज़्यादा गिनती हो जाती थी तो हमारे लिए एक मूनलाइट सेंसस वाला भी एक काम था, जो एक पेड़ पे 24 घंटे हम बैठे रहते थे, एक मचान पे, सामने वाटर बॉडी हुआ करता था कि चांदनी रात में टाइगर कितने बजे आके वहाँ पे पानी पी रहा है, वो भी नोट करना पड़ता था। तो ये वो दिन थे। उस वक्त कैमरा ट्रैप्स नहीं थे, जीपीएस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, पर एक ऑर्गेनिक रिश्ता था जंगल के साथ, जहाँ पे आप जंगल को एक किताब की तरह पढ़ने लगते हैं। जब आप एक किताब की तरह जंगल को पढ़ते हैं तभी आप टाइगर का पीछा कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर एक बहुत ही ज्यादा रिक्लूसिव और सीक्रेटिव जानवर है। वो एक ऐसा हीरो है जो बॉलीवुड के हीरो से एकदम अलग है। बॉलीवुड का हीरो क्या चाहता है कि मेरे ऊपर सारे कैमराज रहे, सब मुझे देखे, मैं हीरो हूँ। टाइगर एक ऐसा हीरो है जो चाहता है कि उसे कोई ना देखे। वो एकदम शांत, सीक्रेटिव और रिक्लूसिव रहता है। तो इस प्राणी को ढूंढ निकालना एक संरक्षित वन क्षेत्र में एक बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कि अलार्म कॉल कहाँ से आ रहा है। अच्छा, सांबर वहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब इस घाटी से अब टाइगर जा रहा है। बार्किंग डियर का अलार्म कॉल आ रहा है, लंगूर का अलार्म कॉल आ रहा है। लंगूर अलार्म कॉल टाइगर के लिए दे रहा है या लेपर्ड के लिए दे रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे साउंड, स्मेल्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ता है जब आप जंगल में घुसते हो। और अगर आप इंसानी ईगो लेके जंगल में घुसते हो तो जंगल आपसे बात नहीं करता। ओके। ईगो को साइड में रख के एज अ क्रीचर आप जंगल में घुसते हो तो जंगल की किताब जो है वो खुल जाती है, उसको आप पढ़ने लगते हो और तभी आप टाइगर ट्रैकर बन सकते हो। आपने कहा थोड़ी देर पहले जब आपसे बात होता, आपने कहा कि आपने तालाब भी खोदा ताकि वो पानी पी सकें। जी जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये संघर्ष कितना कठिन रहा है। देखिए, एक बंजर पहाड़ी थी तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ में, जिसको मैंने डिस्कवर किया तो देखा कि उसके आसपास के जंगलों में बहुत ज़्यादा टाइगर का मूवमेंट है, लेकिन बीच में ये पहाड़ी टकली बन चुकी है क्योंकि इस पे कट एंड स्लैश एग्रीकल्चर हुआ है बहुत सालों से। तो मुझे लगा कि बचपन का जो सपना था कि अपना एक अभयारण्य हो गया जहाँ पे सारे जानवर फ्री रहेंगे, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स का प्रेजेंस रहेगा, तो वो सपना साकार करने का सबसे अच्छा मौका ये है। तो मैंने अपनी पूंजी, बैंक लोन, सब कुछ मिला के किसी तरह से ये पहाड़ी खरीद ली। और उसके बाद एक मैमथ टास्क था कि इस पहाड़ी को रीवाइल्ड करना, मतलब जंगल को वापस ले आना और इस पहाड़ी को जंगल को लौटा देना, टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर को रीएस्टैब्लिश करना। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पानी, क्योंकि वाटर इज अ मैग्नेट। आपको पता है कि किताबी बातें अलग हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे ज़मीन और पानी पे वन्य जीव जो है निर्भर करते हैं। मैंने खुद देखा है कि
गर्मियों के मौसम में हाथियों के बच्चे बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो नदी तक पहुंच नहीं पाते, बीच में दीवारें हैं, बीच में रिजॉर्ट्स है, बीच में कंस्ट्रक्शंस है। तो इंसान का कब्जा जो है हर पानी, वाटर बॉडी और ज़मीन पे हो चुका है। तो ऐसे में मुझे लगा कि एक ज़मीन ऐसी हो जहाँ पे इंसान का कब्जा ना हो, जहाँ पे वन्य जीव जो है मुक्त और आज़ाद घूम सके। तो इसलिए मैंने सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व की रचना की और उसमें वाटर बॉडीज़ बनाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, ताकि 12 महीने उनमें पानी रहे। और उस वाटर बॉडी में आप मानेंगे नहीं, सांप से लेके, बिच्छू से लेके, ततैया, मधुमक्खी से लेके, हिरन से लेके टाइगर तक सारे जानवर आके पानी पीते हैं। तो मुझे लगता है असली पूजा तो यही है कि आपके बनाए हुए वाटर बॉडी से अगर सारे वन्य जीव आके अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अच्छा, मुझे दो चीजें बताइए। एक तो सीताबनी का आइडिया आपको कहाँ से आया, दूसरा ये जो आपने अपनी जमीन खरीदी, उस पर जंगल बनाया, उसमें बाघों के अलावा और कौन कौन से जानवर हैं? देखिए, पहले तो बाघ नहीं आया उसमें। जब मैंने सीताबनी बनाई, सबसे पहले तो मैंने ग्रासेस लगाए। सीताबनी का आइडिया कहाँ से आया, पहले ये बताइए, फिर बताइएगा कौन कौन से जानवर उसमें हैं अभी। सीता का वन इस सीताबनी। अच्छा। तो जब मैंने वो पहाड़ी खरीदी, उसके बाद उसमें मैंने रोपाई करना शुरू किया। उसमें से जितने भी हार्मफुल वीड्स हो रहे थे उसको हटाया, घास लगाया, सबसे पहले बांस लगाया और फलदार पेड़ लगाए जिससे जानवर, पंछी आ सके। जब ये पेड़ बड़े होने लग गए, जब घास जम गया उसमें, तब मैंने वाटर बॉडीज बनाए। और फिर धीरे धीरे करके आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, कुदरत 99% खुद करती है। जानवर आना शुरू हो गए। उसके बाद जब सांबर, बार्किंग डियर और अलग अलग हिरन वहाँ आने लगे, तो उनके पीछे जो है, जाहिर बात है कि एपेक्स प्रेडेटर जो है, वो धीरे धीरे टाइगर और लेपर्ड का भी मूवमेंट होना शुरू हो गया। उसके बाद 2014 में एक मिरेकल हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक टाइग्रेस थी जिसके साथ कई बार मेरा आमना सामना हुआ सीताबनी में, कि वो ऊपर से नीचे आ रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे देख के वो दूसरा रास्ता ले ले, मैं उसको देख के दूसरा रास्ता ले लूँ। तो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग था कि हम दोनों वहाँ पे रहते हैं और देयर वाज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड को एग्जिस्टेंस। उस टाइग्रेस ने 3 साल बाद जो है मेरी ज़मीन के आसपास बच्चे दे दिए। और तब तक सीताबनी में काफ़ी घनघोर जंगल बस चुका था, बांस के झाड़ थे, तालाब था, हिरन आ रहे थे। तो बच्चों के बड़े होने के लिए वो एरिया उसने यूटिलाइज किया। और मैं तो सिर्फ गार्डनर था उस ज़मीन का। इस टाइग्रेस ने उस ज़मीन को वर्ल्ड फेमस कर दिया सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के नाम से। और उसके बाद कई अवार्ड्स मिले और फिर एक अलग जर्नी शुरू हो गया। ओके, दो चीज़ें हैं। एक तो आप बॉलीवुड के लिए भी काम करते हैं और अपने आपका जो वन है उसके लिए भी काम करते हैं। सवाल ये है कि दोनों का संगम आप कैसे करते हैं, दोनों का मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? देखिए, मेरे लिए आई इनहेल नेचर एंड आई एक्सेल म्यूजिक। मेरी सारी सृष्टि जो है, जितनी भी फिल्में मैंने की है, उनके कॉम्पोजिशंस जो है वो नेचर में ही होता है, पहाड़ों में, जंगलों में होता है। एग्जीक्यूशन बॉम्बे में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रिएटिव आदमी की जो सृष्टि है, मेरे लिए एटलीस्ट, वो कुदरत से ही है और उसकी एग्जीक्यूशन बॉम्बे में है। और अगर आप बहुत ही शहरी कंपोजर बन जाते हैं, जिस तरह की फिल्में मैंने की है, एकदम हार्डकोर ऑर्गेनिक रूरल फिल्म लाइक पान सिंह तोमर, मुझे नहीं लगता है कि बॉम्बे शहर के एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के आप इस तरह के सब्जेक्ट के साथ वाकई जस्टिस कर सकते हैं अगर आप भारत के रोम रोम से वाकिफ ना हो। तो टाइगर आपको बहुत कुछ सिखाता है। टाइगर आपको सिखाता है कि किस तरह से आप मिनिमम चीज़ों पे गुजारा कर सकते हो। बेचारा एक प्राणी ऐसा है टाइगर, जिसको हम खूंखार मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि 25% उसके हंट्स जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। 75% टाइम्स द टाइगर गोज हंग्री। 10 दिन में एक बार बेचारा खाता है, हमारी तरह नहीं कि दिन में 4 बार खा रहा है। तो टाइगर आपको ये सिखाता है कि आप किसी चीज़ पे मोहताज ना हो, बहुत कम में गुजारा करो। इसलिए जब हम टाइगर से मिलते हैं तो हम खुद भी योगी बन जाते हैं। हाथ में एक लठ है, सामने एक 300 kg का जानवर है, वो जब चाहे आपके छलांग मार सकता है। तो आपको क्या है वो प्रिवेंट करता है कि वो छलांग नहीं मारे? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका धैर्य, आपके अंदर का संयम। अगर आप में एग्रेशन नहीं है, फियर नहीं है, आप योगी है, तो टाइगर आपको कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद भी योगी है। आगे क्या प्लान है आपका इन तमाम योजनाओं को लेकर के जो भी आप कर रहे हैं? मैं अब भारत सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ। मार्च के महीने में मैंने चीता एंथम बनाया, शूट किया फॉर NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। वो एंथम इतना अच्छा लगा लोगों को कि उसके बाद मुझे यूनाइटेड नेशन से प्रस्ताव आया मेरे पास कि उनके लिए मैं और भारत सरकार के लिए मैं IBCA का एंथम और फिल्म बनाऊं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें 97 कंट्रीज़ का गठजोड़ है, जिन कंट्रीज़ के पास बिग कैट्स हैं, टाइगर, लेपर्ड, प्यूमा, लायन,
स्नो लेपर्ड, जैगुआर एंड चीता, ये 7 बिग कैट होल्डिंग कंट्रीज जितने भी है दुनिया भर में, उनके लिए IBCA बना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका ब्रांडिंग फिल्म और ब्रांडिंग एंथम मैंने बनाया और गाया, कंपोज भी किया। तो इसलिए अब जो ये पूरी बात है कॉन्जर्वेशन वाली, जो एक किस्सा मेरे बचपन में शुरू हुआ था, अब ये इंटरनेशनल जा रहा है। अब मैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ डिविजन्स के लिए, NTCA के लिए, भारत सरकार के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए फिल्में बना रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैसेज है कॉन्जर्वेशन का, ये दूर तक दुनिया भर में फैले। और ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि टाइगर टाइगर का जो नंबर है वो सिर्फ एक प्राणी को बचाने का नंबर नहीं है। टाइगर इज़ एन इंडिकेटर स्पीशीज। टाइगर बचाने का मतलब ये है कि आप रेनफॉल इंडेक्स, फ्रेश वाटर इंडेक्स, ये सारी चीज़ें बचा रहे हो। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोस्ट ऑफ द माइटी रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की अधिकतर नदियाँ टाइगर फॉरेस्ट से ही निकलती हैं। तो टाइगर नंबर के साथ हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। हमारा रेनफॉल, मॉनसून साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, हमारी क्लीन नदियाँ टाइगर के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा जब आप टाइगर की बात कर रहे हैं, आपने टी-शर्ट भी पहनी है, लोगों के सामने टाइगर आया लोग डर जाते हैं जी। आपके सामने जब टाइगर आया, जब आपका आमना सामना हुआ पहली बार, तो क्या आप डरे नहीं थे? पहली बार जब आमना सामना हुआ तब मेरे कंधे पे एक ऐसा लठ था, उसके दोनों तरफ 2 पोटलियाँ थी और मैं चलते हुए आ रहा था रणथंभौर नेशनल पार्क में। मेरी पोस्टिंग हुई थी लापुर वैली में और मेरे साथ में एक फॉरेस्ट गार्ड था। हम मुड़े और सामने रास्ते के ऊपर एक टाइग्रेस ने तभी एक सांबर को मारा था और शिकार पे बैठी हुई थी। और शिकार पे बैठी हुई या बैठा हुआ जो टाइगर होता है वो खूंखार होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ अपना खाना वो शिकार करता है। अब वो चाहता नहीं कि कोई और आके उसको दबोच ले, तो एक थोड़ा सा डेंजरस मोमेंट होता है। लेकिन ऐसा हुआ इत्तेफाकन कि उसी वक्त हम दमक गए वहाँ पे और टाइग्रेस ने हमें देख के, उसके मुंह से खून तब भी टपक रहा था, सलाइवा भी टपक रहा था, देख के गुर्राई वो। उसके बाद उसने छलांग मार दी और हमने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब फेट अकम्प्लीट था, हम कुछ करने की हालत में थे नहीं। जब आंख खोली तो देखा कि वो छलांग मार के आई है यहाँ तक, उसके बाद वो वापस जा रही है अपने शिकार के पास। तो टाइगर बहुत कम अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, विश्व का सबसे शक्तिशाली जानवर है, लेकिन शक्ति पर उसका जो नियंत्रण है, जो संयम है, जो कंट्रोल है, वो बहुत ज़्यादा है। अधिकतर चांसेस ये होते हैं कि पहले वो आपको गुर्रा दे, आपको वो चेता दे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे मत आओ। पहला स्टेज ये होता है। दूसरा स्टेज, अगर आप उस बात से भी नहीं माने, आप दमक गए वहाँ पे, तो वो मॉक चार्ज करता है, जो मेरे साथ हुआ। मॉक चार्ज मतलब मैं आपको डरा रहा हूँ, डरा के मैं वापस जा रहा हूँ, खदेड़ रहा हूँ आपको। तीसरा मौका कि आपने फिर भी नहीं माना, फिर वो आप पे चार्ज कर सकता है, फिर आपकी किस्मत। लेकिन तीसरे मौके पे वो बहुत कम जाता है, मोस्टली वो मॉक चार्ज करके वापस आता है। और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो, आप उसके सामने ना तो डर और ना एग्रेशन दिखाएं, आप योगी बन जाए, टाइगर कुछ नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में बतेरे टाइगर्स सुबह शाम गिने हैं, एनकाउंटर्स हुए हैं आमने सामने। आज तक मैं आपके सामने जिंदा हूँ, मुझ पे खरोच भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं अभिषेक जी कि आपके साथ जो टाइगर का सामना हुआ था और आपने कहा कि उसने छलांग लगाया और आप बच गए, उसके बाद से आपने तय कर लिया कि अब बच गए तो अब इन्हीं के लिए काम करना है? सिर्फ वो बात नहीं है। टाइगर को एक जिप्सी से देखना, जीप से देखना, टाइगर को पैदल एनकाउंटर करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जिप्सी से तो आप कैमरा से फोटो निकाल रहे हो, आप इंसान हो, जानवर है। आप जब पैदल हो और आपके सामने एक 250 kg का जानवर आपकी तरफ आ रहा है, तब पूरा मामला अलग हो जाता है। उस वक्त जो है, यू आर नेकेड इन द वाइल्ड। एक बार आपका आमना सामना हो जाए किसी मेल टाइगर के साथ, इतना विशाल जानवर जिसके एक पंजे से वो एक बैल का गर्दन तोड़ सकता है, वो आपकी तरफ आ रहा है और फिर आपको देख के वो निकल जाता है, आपको जीने का मौका देता है। इसके बाद जिंदगी में कभी आप अहंकार नहीं कर सकते। आपका जो भी अहंकार है कि मैं तो बहुत बड़ा कंपोजर हूँ बॉलीवुड में, मैंने इतनी फिल्में की है, मेरे इतने घर हैं, मैं इस गाड़ी से उतरता हूँ, इस तरह के जो फालतू की आडंबर हम लोग पाल लेते हैं ना ज़िंदगी में, ये सारे आडंबर टूट जाते हैं जब आप एक टाइगर के साथ आमना सामना करते हो। उसके बाद आप धरातल पे आ जाते हो कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो सृष्टि में। आपको ये जानवर जो है अपने संयम से जीने का हक दे रहा है। सीताबनी में और क्या खास है? कितने बाघ हैं? कुछ कैसे उसको और आगे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में बाघ आते जाते रहते हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे आके रुक जाते हैं। दे आर नोमैडिक एनिमल्स, दे कम एंड गो। इट्स अ टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर। 350 प्रजाति के दुर्लभ पंछी हैं जो आते हैं ज़मीन पे, और इसके अलावा हिरन है, लाइक बार्किंग डियर, सांबर,
छोटे जानवर हैं जैसे लेपर्ड कैट, जंगल कैट, देन देयर इज अ लॉट ऑफ लेपर्ड प्रेजेंस। इस साल लेपर्ड और उसके 2 बच्चे माँ और 2 बच्चे वहीं पे पल रहे हैं। और इसके अलावा मोंगूज, रैटल, छोटे जानवरों का भी खजाना है, पॉर्क्यूपाइंस। और जिस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, जैसे जंगल आगे बढ़ता रहता है, साल फॉरेस्ट टेकिंग ओवर हो रहा है, उसको होने देते हैं। एक वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर मैंने बनाया है जहाँ पे कुदरत प्रेमी लोग, बाघ प्रेमी लोग आते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह से टाइगर मैनेजमेंट हम करते हैं और किस तरह से गांव वालों को उत्प्रेरित करते हैं वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके पास 7 में से 5 बिग कैट्स है। सो वी आर द बिग कैट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास साढ़े 1350 प्रजाति के पंछी हैं। वी हैव द एलिफेंट, वी हैव द राइनो, वी हैव द वुल्फ, द वाइल्ड डॉग। वी आर अ ग्लोबल जायंट इन वाइल्ड लाइफ। तो मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष के लोग थोड़े से और इस मामले में जो है, भारतवर्ष मतलब सिर्फ IPL और बॉलीवुड नहीं है। वी आर अ ग्लोबल जायंट, वी आर द नेशन ऑफ द टाइगर। मैं किसी भी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो बड़े प्राउडली बोलता हूँ, आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द टाइगर, आई एम अ प्राउड इंडियन। तो ये एक तो ये हो गया कि आपने इतनी मेहनत की, अथक प्रयास कर रहे हो, इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि आप कब कब जाते हैं वहां पर, क्योंकि आपके पास बॉलीवुड में इतना सारा काम है तो आपको वो भी देखना है, वहां भी देखना है, तो कब कैसे मौका निकालते हैं और कब कब जाते हैं वहां पर? देखिए, आमतौर पे हर 3 महीने में एक बार मैं सीतामढ़ी में जाके रहता ही हूँ। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 इज़ पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह से चल रहा है वो। मैंने बहुत से गांव वालों को ट्रेन किया जो मेरे साथ काम करते हैं, और वो पहले जो वाइल्ड लाइफ को देख के डरते थे या उनको मारने की कोशिश करते थे, अब वो सारे संरक्षण में आ गए हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो बेचारा गरीब गाँव वाला होता है जिसके घर में टाइगर आके बकरी या गाय को लेके जाता है, वो तो बोलता है कि टाइगर जाए भाड़ में, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो इससे नुकसान ही हो रहा है। तो उसकी मानसिकता को चेंज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है कि देखो, एक फॉरेनर आके आपके घर में बैठ के 12 घंटे वेट कर रहा है एक बड़ा कैमरा लेके कि वो एक पंछी का फोटो ले सके। जो पंछी आपके लिए सामान्य है, उस पंछी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो तब उसी गांव वाले को लगता है कि नहीं भैया, कुछ तो है इसमें, इसको बचाना चाहिए। तो ये जो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस कंजर्वेशन मॉडल है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मॉडल है, जिसमें गाँव वालों को भी फायदा हो, उसको उनको वाइल्ड लाइफ में एक फ़ायदा दिखे। वाइल्ड लाइफ में सिर्फ ये ना दिखे कि ये तो आके मेरे गाय को लेके जाता है। क्योंकि ये समझाना हिरन को बहुत मुश्किल है कि हिरन तुम तो सिर्फ घास खाओगे, तुम धान नहीं खाओगे, या टाइगर तुम तो सिर्फ हिरन खाओगे, बकरी नहीं खाओगे। उसको जो वो कुदरती जानवर है, उसको जो मिलेगा वो तो खाएगा। तो इसलिए गांव वालों की मानसिकता के साथ थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। जब उनको दिखता है कि इन पशु और इन पंछियों के लिए उनके जगह की वृद्धि हो रही है, लोग क्लीन ग्रीन डॉलर्स ला रहे हैं, तब टाइगर इकोनॉमी शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए टाइगर इकोनॉमी इज़ अ ह्यूज इकोनॉमी। ये जो इंडियन नेशनल पार्क्स है, ये टाइगर रिजर्व्स है, इनमें जो दुनिया भर से लोग आते हैं जानवरों को देखने के लिए, वो अपना क्लीन ग्रीन डॉलर्स छोड़ के जाते हैं, जिससे जिप्सी वालों की, होटल वालों की एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमी चल पड़ता है, जिसके और बगैर प्रदूषण का इकोनॉमी, यानी कि इंडस्ट्री है प्रदूषित कर रहे हैं लैंड को। तो टाइगर इज एक्चुअली द इंडिकेटर ऑफ अ ह्यूज क्लीन ग्रीन इकोनॉमी। अधिकतर देशों के पास कुछ नहीं है। पूरे यूरोप में लोमड़ी से बड़ा कोई जानवर नहीं पला आज के डेट में, कुछ क्योंकि सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो लोग कहाँ आएंगे? लोग भारतवर्ष में आएंगे। तो हमें ये जो खजाना है, कुदरती खजाना है, इसको बचाना है, इससे कमाना है, और हमारे लोगों की इससे वृद्धि हो, हमारा विश्व में और नाम बढ़े। वी हैव 5 बिग कैट्स, सो वी शुड वर्क ऑन दैट। एक और बात जो आपसे बातचीत करके लगा कि वो आप प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि रिहायशी इलाकों में आजकल बाघों के, टाइगर्स के जाने की तमाम जानकारियाँ, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, गायों को उठा ले जाते हैं, बकरियों को उठा ले जाते हैं, उसको लेकर के क्या प्लान होना चाहिए कि ताकि इस पे भी थोड़ा सा बेहतर सुधार हो? देखिए, इसके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड आइलैंडाइजेशन ऑफ हैबिटेट। मतलब आज टाइगर और लेपर्ड हैबिटेट्स जो है आइलैंड्स बन गए हैं। एक आइलैंड यहाँ है जिसके चारों तरफ सिर्फ लोग हैं, फिर एक आइलैंड वहाँ है जिसके चारों तरफ सिर्फ लोग हैं। ये जानवर इतने विशाल जानवर है कि इस तरह से ये रह नहीं सकते एक छोटे से जंगल में। इनकी नेचुरल कुदरती प्रोसेस होगा कि ये बाहर आके एक्सप्लोर करेगा, जिसके कारण जो है कॉरिडोर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 जंगलों के बीच में कॉरिडोर हो तो टाइगर हमेशा उस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके ही जाएगा। वो कभी भी जो है डेवलप्ड एरिया में से या शहर के बीच में से नहीं गुजारेगा। उसके लिए वो तभी करता है जब उसके पास कोई और विकल्प ना हो। इसलिए हमारे लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आज के उभरते हुए भारत में नए हाईवेज बन रहे हैं, नए रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, हम बहुत फास्ट डेवलप कर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है।
तो ये डेवलपमेंट जो है ये अगर जंगल के बीच में से हो, जंगल को काटते हुए हो, तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता रहेगा। या तो आप उन लोगों को विलुप्ति कर देंगे कि आज आपके पास टाइगर लेपर्ड्स बचेंगे नहीं, और अगर वो बचेंगे तो उनका कॉरिडोर जो है उसको संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। कॉरिडोर मैनेजमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर, आई फील। दूसरी बात है, वी शुड नॉट लुक एट इट एज अ लाइबिलिटी, इट इज़ एन इकोनॉमिक एसेट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि लोगों को कॉम्पेंसेशन स्कीम्स देना, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास अगर टाइगर आके किसी की गाय खा के जाता है तो सरकार उनको इमीडिएटली कॉम्पेंसेट करती है, उसका भरण पोषण दे दिया जाता है। तो ये कॉम्पेंसेशन स्कीम्स अगर चालू हो जाए हर जगह तो फिर लोगों में वो बात नहीं आएगी कि अच्छा टाइगर ने गाय खाया उसको मार दो, क्योंकि उसको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से तरीके हैं विच आर बीइंग यूज्ड। एक और सवाल है कि टाइगर की लगभग कितनी प्रजातियां हैं, क्योंकि आपका प्रयास बहुत अथक है, और दूसरा ये कि किसका संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, IBC इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इसीलिए फॉर्मेशन हुआ है कि आज तक इन 97 कंट्रीज में कोई तालमेल नहीं था। अब इनके बीच में तालमेल होगा। क्या होता है, अधिकतर आपको पता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो लोग टाइगर के पार्ट्स को यूज करते हैं। चाइना इज अ ह्यूज मार्केट। तो इंडिया में टाइगर मारा जाता है, उसका स्किन, उसका नाखून, उसका ब्लड, उसकी पीनिस, उसकी हर एक पार्ट जो है अक्रॉस द बॉर्डर स्मगल होके अल्टीमेटली साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में चला जाता है और बहुत अधिक कीमत पे उनको बेचा जाता है जी। इस ट्रेड को रुकने के लिए ट्रांस बॉर्डर कोलैबोरेशन की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि पोचर जो यहाँ पे मार रहा है, जैसे ही उसने माल एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे ही वो नेपाल पहुंच गया, नेपाल से आगे जैसे ही वो लासा पहुंच गया, जी, चाइनीज मार्केट में पहुंच गया, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से धड़ल्ले से ये जो वाइल्ड लाइफ पार्ट्स की जो ट्रेड है ये चल रहा है, और ये दुनिया में सबसे 3rd लार्जेस्ट क्राइम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वाइल्ड लाइफ ट्रेड, मतलब वन्य जीवों का जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है। तो इसको रोकने के लिए ये तालमेल की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हम अफ्रीका से चीता लेके आए, क्योंकि हमारा चीता विलुप्त हो चुका था, तो हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी दुनिया भर के लिए एक प्रेसिडेंस है कि हमने एक जानवर को खोया और हमने उसको वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए सब कुछ किया। और चीता प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत इंटरिम उसमें जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने चीता एंथम बनाया है। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया में चीता फिर से दौड़ने लगेगा अलग अलग स्टेट्स में। उसी तरह से कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ऐसे बहुत से कंट्रीज में पहले टाइगर्स हुआ करते थे, आज उनके पास टाइगर नहीं है, विलुप्त हो चुका है। तो इंडिया कैन गिव देम अ सोर्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स की आप फिर से टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करो। तो आज दुनिया भर में वो परिस्थिति है कि अगर देशों के बीच में तालमेल ना हो तो आप वाइल्ड लाइफ को नहीं बचा सकते, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ विलुप्त हो चुका है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बाघ संरक्षण को लेकर के अभिषेक जी आपसे, आपकी कोई डिमांड है सीताबनी को लेकर के सरकार से, या बाघ संरक्षण को लेकर के सरकार से कोई डिमांड? मेरी एक ही डिमांड है, एक ही गुजारिश है कि उभरते हुए भारत में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैंने शादी भी नहीं की, मैं बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ लीड करता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। इस तरह से ना बनाया जाए कि आप जंगल के बीच में से रास्ता काट रहे हो और इस तरह से रेलवे ट्रैक्स लगा रहे हो या फैक्ट्रीज लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिससे एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ जो है जो हमारा खजाना है वो डिस्टर्ब हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि हम और वन्य प्राणी साथ साथ जी सकें। तो अभिषेक जी ने बताया किस तरीके से बाघ संरक्षण को लेकर के वो काम कर रहे हैं और आगे भी वो लगातार करते हैं, इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। तो बाघ संरक्षण को लेकर हमने बात की।